ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने महाराणा कुंभा की प्रमुख विजयों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां के बारे में अध्ययन करेंगे। राणा कुंभा ने शासक बनते जो अपनी प्रमुख समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करते हुए और मेवाड़ साम्राज्य को चारों ओर से सुरक्षित करने के बाद में कुंभा का संपूर्ण जो ध्यान है वो सांस्कृतिक की ओर था। और जो प्रमुख जो कुंभा की जो हम बात करते हैं उसमें स्थापत्य कला स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है मेवाड़ के अंदर कुंभा को। और कुंभा के शासनकाल में शहरवादी भवनों दुर्गों का निर्माण किया गया था। और कला की दृष्टि से भी ये स्वर्णिम काल रहा था मेवाड़ का। हम बात एक कविराज हुए थे, कविराज श्यामलदास। उनका ग्रंथ है वीर विनोद। वीर विनोद कविराज श्यामलदास का एक ग्रंथ है वीर विनोद। उसमें ये लिखा गया है कि मेवाड़ के जो 84 प्रमुख दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के शासनकाल में हुआ था। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के प्रमुख 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माता है वो महाराणा कुंभा थे। कई बार हम गलती से मेवाड़ की जगह हम राजस्थान ले लेते हैं, जबकि वो बात गलत है। सिर्फ मेवाड़ के जो 84 दुर्ग थे उनमें से 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा थे। कई बार परीक्षा में आते हैं महाराणा कुंभा के द्वारा मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया गया था, तो उसमें 32 आएगा। कई बार ऑप्शन क्या आता है 36 आ जाता है। 32 और 36 दिया होता है तो 36 का हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ के दुर्ग की जो दीवार है उस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जो कि विश्व में चीन की दीवार के बाद में सबसे बड़ी दीवार है। कुंभा को कटार, कलम व कला ये तीनों में निपुण था। कटार, कलम और कला का त्रिवेणी एक संगम था, क्योंकि कटार के माध्यम से या तलवार के माध्यम से राणा कुंभा ने अपने जीवन काल के अंदर अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, मेवाड़ राज्य का विस्तार किया, गुजरात, नागौर, आबू, मालवा के सुल्तानों को उन्होंने पराजित किया। कलम के माध्यम से ऐसी कई साहित्यिक रचनाएं लिखी गई और कला कई अपने जीवन काल में या अपने शासन काल में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, भव्य जलाशयों का निर्माण करवाया गया था और भव्य दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। इस कारण कटार, कलम और कला का धनी माना जाता है महाराणा कुंभा को। अब हम बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग की। वैसे चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माता था वो निर्माता था चित्रांगज मौर्य, और आधुनिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता आधुनिक चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माता कुंभा को कहा जाता है, क्योंकि जो अधिकांश जो महल, जलाशय, प्रमुख दरवाजे, बुर्जे, इनका निर्माण
कुंभा के शासन काल में हुआ था। इस काल में आधुनिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कुंभा को कहा जाता है। और दुर्ग के अंदर जो सर्पाकार जो मार्ग है दुर्ग पर जाने के लिए, उस सर्पाकार मार्ग का भी निर्माता महाराणा कुंभा थे। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को इतना उन्होंने सुरक्षित बना लिया था और खेती करने की भी व्यवस्था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कर ली गई थी। हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ से आगे, तो प्रमुख जो दुर्ग बनाए थे अंचलगढ़ दुर्ग। ये आबू पर्वत पर बना हुआ एक दुर्ग है, जिस दुर्ग का पुनरुद्धार परमाणु के शासनकाल में वहां एक दुर्ग बना हुआ था जो खंडर अवस्था में था। उसकी जगह कुंभा ने अंचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये आबू विजय के उपलक्ष्य में ये अंचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और यहाँ ही एक बसंती दुर्ग या बसंतगढ़ गढ़ का भी निर्माण जो वर्तमान में पिंडवाड़ा क्षेत्र पड़ता है सिरोही के अंदर। पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर बनाया गया था। ये शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि बसंतगढ़ दुर्ग या बसंती दुर्ग का निर्माता कौन सा शासक था, तो उसका शासक कौन था? महाराणा कुंभा थे। देखिए बेराट दुर्ग, देखिए बेराट दुर्ग, बेराट पड़ता है भीलवाड़ा में। आपको तीन बातें याद रखनी है। जो बेराट है ये हम अगर बात करते हैं तो बेराट जिसका नाम उपनाम विराट नगर है, जो कि वर्तमान में जयपुर में, ये महाभारतकालीन क्षेत्र रहा था बेराट। और सम्राट अशोक के यहाँ शिलालेख भी मिला है, मगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि बेराट दुर्ग कहाँ स्थित है, तो बेराट दुर्ग वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर है। वो बेराट विराट नगर जो कि जयपुर में जो महाभारतकालीन क्षेत्र रहा है। बेराट दुर्ग का भी निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया गया था। अगला दुर्ग का निर्माण होता है भौमट दुर्ग। यह पड़ता है उदयपुर में। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने भील जाति पर अंकुश लगाने के लिए भौमट दुर्ग का निर्माण उदयपुर में करवाते। कुंभलगढ़ दुर्ग, एक इतिहासकार हुए थे अब्दुल फजल, उसने कहा कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है, नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देखते तो जो सर पर रखी हुई पगड़ी है या सापा है वो नीचे गिर जाता है। ये कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, तो ये कथन कुंभलगढ़ दुर्ग में कहा गया है अब्दुल फजल के द्वारा। अब देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग ये महाराणा कुंभा के द्वारा सबसे बड़ा दुर्ग रहा है। इस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी रहा है। इसको प्रथम बार शाहबाज खान ने इसको जीता था। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग यह राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में से आता है और सामरिक दृष्टि से सबसे ज्यादा अगर मजबूत दुर्ग है तो वह कुंभलगढ़ दुर्ग।
इसमें परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं हुआ था कुंभलगढ़ की जो सामने दृष्टि से जो दीवार है उस दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। जो विश्व के अंदर सबसे जो लंबी दीवार है वो चीन की दीवार है, और उसके बाद में जो सबसे अगर लंबी दीवार है तो है कुंभलगढ़ की दीवार। इसकी चौड़ाई लगभग 15 फीट है। कई पुस्तकों में 4 घुड़सवार और कई पुस्तकों में हमें 8 घुड़सवार एक साथ सफर कर सकते हैं। ये एक पर्वत पर बना हुआ दुर्ग है। इस दुर्ग के अंदर एक छोटा महल जिसे बोला जाता है कटारगढ़। ध्यान रखना, कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। आंख इसलिए कहा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और विशाल दुर्ग का निर्माण किया गया था, या राणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभ के नाम से कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। उसके अंदर एक उच्च कोटि का एक महल या भवन है जिसमें महाराणा कुंभा सवेर होता था। उसका नाम कटारगढ़ है। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ये थे महाराणा कुंभा के प्रमुख दुर्ग। अब हम बात करते हैं एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया था, कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता का मंदिर। यह मंदिर वर्तमान में बदनौर जो कि भीलवाड़ा में है, और इसका कलाकृति शिल्प कला बहुत ही उत्कृष्ट है। और एक कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में किया गया। एक कुंभ स्वामी का भी एक विशाल मंदिर कुंभा के द्वारा बनाया गया था। और हम बात करते हैं उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मंदिर। कुंभा के मंत्री थे जिनका नाम था धनकसा। जो वास्तुशास्त्री थे उसका नाम था देवपाल। ये रणकपुर के अंदर जैन मंदिर है। ये मारवाड़ की सीमा में स्थित मंदिर है। इसे जैन मंदिर, चौमुख का मंदिर। चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके बारे में जो प्रमुख तथ्य है, प्रमुख तथ्य, इस मंदिर की तुलना रोम के भवनों से की गई थी। ये उत्तर भारत का कला की दृष्टि से ये सबसे श्रेष्ठ मंदिर था, और इसमें 1444 स्तंभ है। स्तंभ है, और इसको स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण में 99 लाख रुपए खर्च हुए थे। 99 लाख रुपए इस मंदिर में खर्च हुए थे। कई हमें यह भी मिलता है कि जो वास्तु कला की दृष्टि से जो किंवदंती है, प्रमाणित तो हम नहीं कह सकते कि रणकपुर मंदिर में जो कारीगर जो इस मंदिर का निर्माण करते थे वो हथौड़े और छड़ी से जितना पत्थरों की मूर्तियां बनाने के अंदर निकासित
के समय जितना जो पाउडर निकलता था पत्थर से, उस पाउडर के बदले में ये धनक्सा उन्हें सोना देता था। अब हम बात करते हैं कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। देखिए, ध्यान देने की बात है कि 1437 ईस्वी के अंदर एक सारंगपुर का युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध, इस युद्ध में कुंभा की विजय हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ, इसे कहा जाता है कीर्ति स्तंभ, और इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। अब देखिए, ऐसे विजय स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में या मालवा विजय के उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ बनाया गया था। कीर्ति स्तंभ इसे इतिहास में इसलिए कहा जाता है कि सारंगपुर विजय के बाद में जो महाराणा कुंभा की कीर्ति या यश था, यह संपूर्ण भारत में फैल गया था। इस कारण इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसमें विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। और इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। यानी हिंदू मूर्तियों का अजायब घर इसलिए कहा जाता है कि इस कीर्ति स्तंभ के चारों ओर हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। और इसे भारतीय मूर्ति कला का, देखिए, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं की चारों ओर मूर्तियां लगाई गई है। इस कारण इसे विश्व कोश भी कहा गया और मूर्तियों का अजायब घर भी कहा गया। अब हम बात करते हैं विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की। आपको एक बात ध्यान में और रखना है कि ये जो कीर्ति स्तंभ है वहां इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और ये जो कीर्ति स्तंभ है इसके पास भी एक जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। जैन कीर्ति स्तंभ ये अलग, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ है, तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। मगर विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ ये अलग है और ये जैन कीर्ति स्तंभ ये अलग है। अब हम कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं। ये देखिए 9 मंजिला इमारत है। ये कीर्ति स्तंभ है। ये एक 9 मंजिला इमारत है और इसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से भी कहा। ये कुतुब मीनार से भी क्या है, श्रेष्ठ है। इसके चारों ओर हिंदू देव देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। अब हमें ध्यान देना है कि इनका कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1440 से शुरू हुआ और 1448 के अंदर पूरा हुआ। इसका जो वास्तुशास्त्र, जो कला, जो बनाने वाले वास्तुशास्त्र थे, जेता पूजा, उमा, जेता पूजा, उमा और नापा, ये 4 इसको बनाने वाले प्रमुख वास्तु शास्त्री, जेता, पूजा, उमा और नापा, ये 4 का इनका निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। अब हमें
ये देखना है इस मंजिल में ये 9 मंजिला इमारत है। इस 9 मंजिल इमारत में इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो विजय स्तंभ की जो चौड़ाई है वो 24 फीट है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 120 फीट। अब आपको ध्यान इस बात का रखना है कि कई पुस्तकों में हमें इसकी ऊंचाई 122 फीट भी मिलती है। इसका जो प्रमुख कारण है 122 फीट और 120 फीट में तो ये 2 फीट का जो अंतर आ रहा है 1857 के अंदर 1857 के अंदर एक आकाश से बिजली पड़ने से या बिजली गिरने से ये जो 9वीं जो इमारत थी ये ध्वस्त हो गई। इस 9वीं मंजिल का वापस जो निर्माण है पुनर्निर्माण है वो महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो सिर्फ 9वीं मंजिल थी उसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था, जो कि 1857 की क्रांति के समय भी ये मेवाड़ के प्रमुख शासक थे। तो अब इसकी जो लंबाई है 120 फीट है, सिर्फ 9वीं मंजिल गिरी थी। अब देखना, अब बात करते हैं इसकी जो तीसरी मंजिल है, कौन सी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, उसमें 9 बार, कितनी बार, 9 बार अल्लाह है, अल्लाह शब्द लिखा गया है, जो कि अरबी भाषा में, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। कई पुस्तकों में हमें 8वीं मंजिल में बताया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि जो इसकी तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है, जो कि अरबी भाषा में है। अब देखना, ध्यान देने योग्य की बात है, इसी के ऊपर, इसी के साइड के अंदर एक विजय स्तंभ, विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी लिखी गई है, कि जो कि इस साइड में और इस पर मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा गया है। किस राज्य का इतिहास लिखा गया है, मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा गया है। इसे विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसमें महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, मेवाड़ वंश के प्रमुख शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और ये प्रशस्ति संस्कृत भाषा में, किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसका जो लिखने का जो कार्य का जो आरंभ है वो अत्रि भट्ट, इसके लेखक कौन है, अत्रि भट्ट। अब आपको ध्यान देने योग्य बात है कि इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो लिखने की जो शुरुआत है वो अत्रि भट्ट ने की गई थी, और कुछ समय के बाद में अत्रि भट्ट की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के पश्चात जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो लिखने का जो पूरा कार्य है उसका पुत्र था महेश भट्ट ने ये कार्य पूरा किया गया। अगर हम ध्यान दें किसने शुरुआत की, तो एक एम यानी एक के बाद में जाता है एम आता है, इसकी अत्रि भट्ट ने इसको लिखना शुरू किया था, बीच में मृत्यु हो गई। और जो पूरी जो विजय स्तंभ प्रशस्ति है, जो पूरी लिखने का श्रेय है, महेश भट्ट को दिया जाता है। यह कीर्ति स्तंभ के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी है। इसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 में हुआ था। ये महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में या मालवा विजय के उपलक्ष्य में महमूद
खिलजी प्रथम को पराजित करने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ये एक 9 मंजिला इमारत है जिसको विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ या कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ये 9वीं जो मंजिल है उस पर आकाशीय बिजली पड़ने के कारण 1857 में ये गिर गई थी। उसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसकी चौड़ाई 24 फीट है और ऊंचाई वर्तमान में 120 फीट है। इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह नाम लिखा हुआ है। इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। हिंदू मूर्तियों का विश्वकोश भी कीर्ति स्तंभ को भी कहा जाता है। और इस कीर्ति स्तंभ के पास में ही विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई थी, जिसका लेखक अत्रि भट्ट था और इसको पूरा करने का कार्य महेश भट्ट ने किया गया था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है और संपूर्ण मेवाड़ वंश का इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए संगीत कला, क्योंकि संगीत कला में भी महाराणा कुंभा निर्गुण थे और वीणा वादक भी थे। वीणा वादक, इनके जो संगीत गुरु थे, संगीत गुरु जो नाम था सारंग व्यास। देखिए याद करना, संगीत से संगीत, सा से सारंग व्यास, यानी जो संगीत कला में ये निपुण थे और वीणा वादक भी थे। वीणा वादक में इनकी तुलना नारद से भी की गई है और इनके जो गुरु संगीत गुरु थे वो गुरु थे सारंग व्यास। इनके चित्रकला गुरु जैन आचार्य हीरानंद थे। हीरानंद एक जैन आचार्य थे। यानी उनके संगीत गुरु थे वो सारंग व्यास थे और चित्रकला गुरु थे हीरानंद जैन आचार्य थे। इनके तो प्रमुख इनकी एक पुत्र थी रमाबाई। पुत्र का नाम क्या था? रमाबाई। हमें जावर शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। इसे वागेश्वर देवी भी कहा गया। ये भी कुंभा के समान थी और एक विदुषी थी संगीत के क्षेत्र के अंदर। और जावर शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। इसे वागेश्वरी देवी भी कहा गया है संगीत के क्षेत्र के अंदर। इनके देखिए प्रमुख दरबारी दरबारी कौन थे? पहला था अत्रि भट्ट, उसका पुत्र महेश, प्रमुख शिल्पी मंडन, खाना व्यास, जयचंद्र सूरी, सुंदर सूरी,
यानी अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, मंडन ये प्रमुख शिल्पी था। कान्हा व्यास, जयचंद्र सूरी और सुंदर सूरी। अब देखिए कान्हा व्यास, कान्हा व्यास इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था कान्हा व्यास के द्वारा। जिसका नाम है एकलिंग। एकलिंग महामाते, जिनके बारे में कहा जाता है महामात में कान्हा व्यास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, एकलिंग महामाते ग्रंथ, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इसका एक भाग कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया था और दूसरा भाग महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। यानी इसका एक भाग और ये दूसरा भाग ये कुंभा द्वारा और ये कान्हा व्यास के द्वारा ये लिखा गया था। एकलिंग महामाते ग्रंथ, जिनके रचयिता महाराणा कुंभा और कान्हा व्यास को दोनों को ही माना जाता है। और देखो महाराणा कुंभा के द्वारा 2 टीकाएं लिखी गई थी। टीकाएं दो टीकाएं लिखी। एक जयदेव हुआ था कश्मीरी विद्वान, जयदेव की गीत गोविंद नाम एक पुस्तक है, जिस पर रसिक प्रिया की टीका लिखी गई थी। यानी ये जयदेव कश्मीरी पंडित था, कश्मीरी विद्वान था, उनकी एक पुस्तक है गीत गोविंद, उस पर महाराणा